हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये है मेरा सबसे पहला यूट्यूब का व्लॉग। ये व्लॉग मेरा बहुत ही ज़्यादा रियल होने वाला है और इसीलिए ये स्टार्ट भी ऐसे ही बहुत रियल नोट पे हो रहा है। और जो मेरा ये व्लॉग है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करी हूँ अपने फिलाडेल्फिया की ट्रिप के साथ। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मुझे अपनी ट्रिप्स को एक व्लॉग फॉर्म में डालना चाहिए और यूट्यूब पे शेयर करना चाहिए अपने एक्सपीरियंसेस को। तो मैं उसी ही फीडबैक को लेते हुए ये व्लॉग बना रही हूँ। मुझे बताना ये कैसा है, और ये जो व्लॉग है वो सीरीज़ में होने वाला है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डे 1 से, पर मैं देखूंगी कि इसको मैंने और लैंग्वेजेस में, पंजाबी या हिंदी में करना है कि नहीं, पर वो देखते हैं। अभी के लिए इंजॉय करिए। तो सबसे पहले मैं बस लेने के लिए यूनियन स्टेशन आई हूँ। यूनियन स्टेशन में मैं डिस्प्लेस देख रही हूँ क्योंकि डिस्प्लेस पे ही पता चला था कि किस गेट से मेरी जो बस है वो मिलनी है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले देख रही हूँ और पता कर रही हूँ कि कहाँ से किस गेट से मेरी जो बस है वो चलनी है। तो जो मेरी बस है वो ट्रेनवेज़ की बस थी। वो न्यूयॉर्क सिटी से तक जानी थी एक्चुअली, यूनियन स्टेशन में जाके, और न्यूयॉर्क सिटी से चेंज होनी थी। और चेंज होके वो मुझे फ़िलाडेल्फिया तक उसने पहुंचाना था। और यहाँ पे मैं बस देख रही थी कि कैसा सफ़र रहेगा, सोच रही थी। और यहाँ पे बस इधर उधर मैं लाइन में लग गई थी और सोच रही थी कि भाई कितना वेट करना पड़ेगा। काफ़ी वेट था। यहाँ पे 3 बसेस थी एक्चुअली, 3 बसेस अलग अलग। जो बसेस थी वो सब न्यूयॉर्क सिटी जा रही थी। एक डायरेक्ट जा रही थी और एक पता नहीं रुक रुक के जा रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बस लेनी है। तो यहाँ पे मैंने फाइनली बस ले ली। मुझे किसी तीसरी बस में उन्होंने चढ़ा दिया। बस काफ़ी खाली थी तो मेरे को आराम से सीट मिल गई थी यहाँ पे, विंडो सीट। और आराम से मैं बैठ गई थी। यहाँ पे जो सीट्स थी वो कोई नंबर्ड वगैरह नहीं थी, तो कहीं पे भी कोई भी कैसे भी बैठ रहा था। और सीट मैं लगाने लगी थी। तो मैं तो यही होप कर रही थी कि बस बॉर्डर क्रॉसिंग में ही वेट होगी और उसके बाद मैं आराम से न्यूयॉर्क सिटी में मेरी बस चेंज हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पे सीट बेल्ट लगाने लग गई और सोचने लगी कि बस अब निकलेगी बस और आगे की हम सफ़र को तय करेंगे। जो बस है वो यूनियन स्टेशन बस टर्मिनल से निकल चुकी है और हम अब सीधा बॉर्डर क्रॉसिंग पे जा रहे हैं, जो कि है ऑल द वे टू नायग्रा फॉल्स। और वहाँ पे पीस ब्रिज से होते हुए हम जाएंगे। और ड्राइवर आया था अभी थोड़ी देर पहले और उसने बताया था कि कैसे कैसे करके हम जाएंगे और वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान। हाँ जी, तो जो बस है वो यूनियन स्टेशन बस टर्मिनल से निकल गई है और अब हम देख लो रात हो गई है क्योंकि 9 बज गए हैं तो हम निकल गए। तो अब लेटर ऑन टू है। फाइनली बस जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग पर पहुंच गई थी। यहाँ पे कनाडा देख सकते हैं, ये बॉर्डर क्रॉसिंग है और यहाँ पे हम पीस ब्रिज को क्रॉस करते हुए बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। और यहाँ पे ड्राइवर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी और बताया था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब उतरना है, कैसे उतरना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। और जो बस थी वहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन था, तो मैं वहाँ पे आराम से अपना फ़ोन भी चार्ज कर रही थी। और बस यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कर रही है ये, और आगे ही जाके एक आएगा टोल काइंड ऑफ प्लाज़ा टाइप। टोल तो नहीं है वैसे, ये क्रॉसिंग है। तो क्रॉसिंग पे हमारी बस जो है थोड़ी सी रुकती है। और आगे बस यहाँ पे काफ़ी लोग बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई फाइनली पहुँच गए हैं और ये करेंगे, हम वैसे करेंगे, वहाँ जाएंगे। तो लोगों की पर्सपेक्टिव सुनने में भी मज़ा आ रहा था। लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, जो कि हमेशा मुझे तो एक्साइटिंग ही लगता है। लोगों की बातें मैं सुन नहीं रही थी, काफ़ी ऊंची बोल रहे थे तो मुझे सुनाई दे रही थी। तो बस अब ऐसे लग रहा है कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं, जहाँ से हमें बस से उतारेंगे और चेकिंग के लिए अंदर लेके जाएंगे कस्टम्स वाले। और यही वो प्लाज़ा है जहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हो कि लोग और भी हैं जो कार से आए हैं। राइट साइड से हैं जहाँ से हमारी बस यहाँ हमारी रुकेगी और वहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो बस यहाँ पे ना बॉर्डर क्रॉसिंग में अंदर हम गए थे और अंदर जाके ना वहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं। तो ऑफिशियल ने बेसिकली मेरे से कुछ सवाल पूछे थे और उन्होंने बोला था कि आप क्या करने जा रहे हो इसमें, कितने दिन रहोगे, कहाँ पे रहोगे, क्या करोगे, कैसे जा रहे हो, कोई फैमिली मेम्बर है। तो जब मैंने वहाँ पे बताया कि मैं अकेले जा रही हूँ, पता नहीं वहाँ पे उसको ऑफिशियल को क्यों ऐसे लगा, उसने मेरे से ना पैसे मांग लिए, $92 मांगे थे। और मुझे बोला कि आप कार्ड से पे करोगे कि कैश पे करोगे। मैंने बोला मैं तो कैश पे करूँगी। तो मैंने कैश दे दिए। तो मुझे कोई रिसीट वगैरह भी नहीं मिली। मुझे नहीं पता मेरे से क्यों मांगे हैं पैसे, आई डोंट नो। अगर आप लोगों को पता है कि क्यों पैसे मांगते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो वहाँ पे बस वो जब चेक इन हो गई, उन्होंने मेरे से मेरे फिंगरप्रिंट्स भी नहीं लिए, मेरी बस एक फ़ोटो ली थी उन्होंने।
मेरा पासपोर्ट स्कैन किया था। उसके बाद जो मेरा लगेज होता है ना, वो ऐसे एक स्कैनिंग सी जाती है, उसके अंदर मेरा लगेज गया था। स्कैन होने के बाद बस हम सब बाहर निकल गए थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमारी चेकिंग के लिए। आई थिंक हार्डली 15-20 मिनट लगे होंगे पूरी बस की चेकिंग करने, क्योंकि बस इतनी खाली थी ना, तो इतना कोई ज़्यादा था नहीं लोग। बस आगे फिर थोड़ी ही दूरी में हमारा बफलो आ गया था, जहाँ पे हमारा ड्राइवर चेंज हो रहा था, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊँगी कि क्या हुआ। हाँ जी, तो हम हैं बफलो के बस स्टेशन पे। और ये बफलो का जो बस स्टेशन है वो करीब करीब जैसा दिखता है वो मैं दिखाऊंगी, पर इस स्टेशन पे हम आके, ये है बफलो का बस स्टेशन। और इस बस स्टेशन में हम आए हैं और यहाँ पर हम एक दूसरे बस में चेंज करेंगे। ये बस आई थिंक यही है जो लग रही है। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, यहाँ पे टिकट्स भी मिलती हैं और ग्रैब एंड गो एसेंशियल्स हैं। आई थिंक अभी रात है तो इसलिए टिम हॉर्टन्स बंद है, पर यहाँ पे वो चीज़ें भी कर सकते हो। यहाँ पे अब हमें दूसरी बस में बैठा रहे हैं। ड्राइवर साहब जी पता नहीं क्या लगे हुए हैं करने, बस को ठीक ठाक करने लगे हुए हैं। चलो उसको करने तो जो वो कर रहा है। हम घुसते हैं भाई बस के अंदर और देखते हैं और बैठते हैं आराम से कि है कैसी बस। तो बस में मैं बैठी हूँ और देख रही हूँ चार्जिंग पोर्ट नहीं चल रहे हैं। यहाँ से सफ़र काफ़ी लंबा है। दिस इज़ रियली बैड कि इनके चार्जिंग स्टेशन जो है वो नहीं चल रहा है। आराम से 1.5 घंटे के सफ़र में तो मिला था और यहाँ पे अब बफलो से नहीं मिल रहा है। देख लो, अब हमें यहाँ पे कहीं पे रोक दिया है इन्होंने, तो और यहाँ से नहीं मिलेगी। तो मेरी जो बस है वो डायरेक्ट थी, जस्ट बफलो पे ड्राइवर चेंज होने के बाद डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो क्यों साइप्रस करके कुछ जगह है, मतलब ऐसी जगह है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे ड्राइवर ने रोक लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, मेक्स नो सेंस। पर लेकिन यहाँ पे फाइनली अपना चार्जिंग फ़ोन का बचाते हुए मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की है, बिकॉज ये न्यूयॉर्क सिटी में हम पहुँच गए हैं। अभी हम एंटर नहीं हुए हैं और न्यूयॉर्क सिटी के बाहर के नज़ारे जो है वो मैं देख रही हूँ, और मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लूँ। और इतना अच्छे से तो दिख नहीं रहा है, पर लेकिन फिर भी काफ़ी एडवांस सा लग रहा है। रास्ते में तो काफ़ी अंधेरा था, तो सुबह अब रोशनी में दिख रहा है बिल्डिंग्स टाइप। और बस अंदर घुसते हैं और घुसते ही देखते हैं क्या सीन है। बस वाले ने हमें उतार दिया है न्यूयॉर्क के बस टर्मिनल में। काफ़ी बड़ा बस स्टेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो कि कितना सही और कितना साफ़ सुथरा भी लग रहा है ना यहाँ पे तो। और वहाँ पे देखो सिक्योरिटी वाला खड़ा है, और मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ और देखती हूँ। मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ वॉशरूम, क्योंकि मैंने बस में ही वॉशरूम बिल्कुल यूज़ नहीं किया, और मैं सोच रही हूँ कि भाई यहाँ पे वॉशरूम चले जाऊँ। वो दिख रहा है मुझे वॉशरूम का जो साइन है, तो बस यहाँ से वॉशरूम जाती हूँ। वॉशरूम से निकलती ही मैंने एक बहुत ही सुंदर सा एक यहाँ पे कलाकृति कह लो कि कुछ ऐसे ही आर्किटेक्चर सा कह लो, कुछ स्टैचू सा कह लो देखा, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा देखो। और ऐसे एक टाइम पीस सा बनाया हुआ और उसके अंदर से ऐसे स्टैचू बनाया हुआ दिखाते हुए कि देखो लोग कैसे स्टेशन के अंदर से जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं बस का। और यहाँ पे मैं नीचे गई तो देखा कि भाई सुंदर नहीं है न्यूयॉर्क का जो बस टर्मिनल, काफ़ी गंदा है। देख लो कैसे लोग यहाँ पे एक्चुअली कबूतर, लिटरली कबूतर उड़ रहे थे यहाँ पे। उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर लेकिन ऊपर से कबूतर जा रहे हैं, लोग बैठे हैं तरह तरह के, नीचे कूड़ा करकट फेंका हुआ है। और यहाँ पे मैं चार्जिंग स्टेशन ढूंढ रही हूँ कि भाई अपना फ़ोन चार्ज करूँ, क्योंकि मेरे को फ़ोन का चार्जिंग पूरे बस में नहीं मिला। और बस का सफ़र बहुत लंबा था, इतनी लंबी बस, और मेरे को भूख नहीं लगी है। इसलिए नहीं लगी है क्योंकि मैंने रास्ते में से स्नैक्स टाइप पैक कर लिए थे, तो मैंने वही खा के आती रही हूँ। और अब मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं ऐसे स्नैक्स से खाते हुए, चिप्स विप्स और अंड शंड खाते हुए। पर चलो शुक्र है कुछ तो मैंने कैरी कर लिया, सो कर लेना चाहिए। तो अच्छा हुआ मैंने कुछ कैरी कर लिया था, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर कर लेना। यहाँ से फाइनली बस चली गई है, न्यूयॉर्क से निकल रही है बस। और न्यूयॉर्क की कंस्ट्रक्शंस जो टिपिकल टोरंटो में भी होती है कंस्ट्रक्शन, वहाँ के नज़ारे देख लो जी। और तो अब क्या ही, और देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग्स है यार, देखो यार इतना अच्छा है न्यूयॉर्क, इतना बुरा नहीं है। पर हाँ मतलब यहाँ से तो क्या ही दिख रहा है ना, पर चलो फिर भी कुछ तो दिख ही रहा है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और फिलाडेल्फिया की तरफ जा रहे हैं। फाइनली फिलाडेल्फिया में पहुँच गई। यहाँ पे बस वाले ने यार
हमें उतार दिया। और यहाँ से मैं वो क्रॉस करके यहाँ पे मैं इस मार्केट सी में जाके देख रही थी कि कहीं पे कुछ मिल जाए खाने को, कुछ कहीं पे तो मैं रुकूँ। और बारिश हो रही थी तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ शेल्टर लूँ, और यहाँ से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाऊँ। और मेरी जो चेक इन था वो भी लेट है, तो अब मैं देख रही हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो यहाँ पे बस इधर उधर व्लॉग बना दिया। वो देखो ब्रिज सा है, उस उधर उतार दिया बस वाले ने। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाने का देख लूँ या फिर ईस्टर्न स्टेट पेनिशरी देख लूँ। अब ईस्टर्न स्टेट पेनिशरी जो है उसमें भी लगेज लेके भाई जाऊँ कैसे। तो मैं फाइनली ढूंढते ढूंढते इस मार्केट से मैं आ गई हूँ। और ये मार्केट में ना ऐसे यहाँ पे देखो एक वीगन सी मुझे रेस्टोरेंट मिल गया, तो यहीं मैं घुस जाती हूँ। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा मेरे को, वेजिटेरियन हो तो कुछ तो मिलेगा ही। तो मेरे को बस ड्राइवर ने फिलाडेल्फिया पे एक बड़े ही सुनसान सी जगह पे उतारा था। दिन था तो कोई बात नहीं, और भी लोग थे कोई बात नहीं, पर लेकिन सारे लोग गालियाँ निकाल रहे थे ड्राइवर को और बोल रहे थे कि भाई ये कहाँ पे हमें उतार दिया है तुमने, और यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है, कोई बस स्टॉप नहीं है। वहाँ पे बस एक के मार्ट था, या क्या गैस स्टेशन को के मार्ट बोलते हैं, और उस के मार्ट में भी कोई वॉशरूम नहीं था। अजीब से लोग थे। मैं अंदर गई और लिटरली एक ऐसे यहाँ पे थैंक यू। मेरा मैक एंड चीज़ आ गया है, तो मैंने इसीलिए सोचा था कि हाँ, तो एक ऐसे फुटपाथ थी और मैं वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी बार बार। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने ऊबर के प्राइसेस चेक करे, 15 USD मुझे दिखा रहा था ईस्टर्न स्टेट पेनिशरी तक यहाँ से, और वो इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं है, एंड इट वाज नॉट वर्थ इट एट ऑल। तो मैंने अपने स्टे वालों को कॉल किया कि भाई तो मुझे अर्ली चेक इन कर सकते हो, तो उन्होंने भी मना कर दिया। कहते कि नहीं अभी तो हमारा चेकआउट हो रहा है तो हम नहीं करेंगे वैसे। तो फिर मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं ऐसे चलती रही और मैंने देखा मैं भी यहाँ पे प्लेसेस टू ईट देख लेती हूँ, और मुझे एक बड़ी बढ़िया सी वीगन रेस्टोरेंट दिख गया, और मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए तो ये सोने पे सुहागा था। तो मैं वहीं बैठी हूँ और वहाँ पे मैंने मैक एंड चीज़ ऑर्डर किया है, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा सही स्मेल कर रहा है। और जस्ट अभी आया है, कुछ और बढ़िया भी ऑर्डर कर सकती थी पर मुझे समझ नहीं आया। मैंने इनसे पूछा भाई तुम्हारा क्या अच्छा है, तो उन्होंने यही बोला इनका सबसे बढ़िया है। तो मैं क्लिप्स दिखाऊंगी इस रेस्टोरेंट के लिए। मुझे तो अभी तक काफ़ी सही लग रहा है, एंड इट्स अ वीगन रेस्टोरेंट। इनका गार्डन पैटियो भी है, पर अभी बारिश हो रही है, और थैंक्स टू माई पैकिंग स्किल्स मेरे पास अम्ब्रेला है, मैंने पैक कर ली थी। मुझे पता था कि बारिश होगी, तो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है, बट अभी तो यहीं बैठ के खाना है। सो या रेस्टोरेंट तो काफ़ी क्यूट है यार, मतलब मानना पड़ेगा। डिज़ाइन वगैरह और आर्किटेक्चर वगैरह, अंदर से इंटीरियर एम्बियंस काफ़ी सही है। तो चलो हम ऐसे करते हैं कि पीछे के दरवाजे को खोलते हुए ना पैटियो देखते हैं, चाहे बारिश हो रही है पर देखे तो सही है कैसा। तो ये है जी पैटियो। अगर बारिश ना हो रही थी ना, यहाँ पे मस्त बैठ के मैं ना खाती, क्या मज़ा आता मुझे बाहर का खाने का। पर चलो कोई बात नहीं, अगर बारिश होती तो यहाँ रुकना भी किसने था, मैंने तो भाग जाना था कहीं ना कहीं घूमने। पर ये देखो जी पैटियो काफ़ी बढ़िया है। और अभी हम ऐसे करते हैं, बारिश हो रही है तो अंदर घुस जाते हैं फटाफट और पटापट, क्योंकि बाहर बारिश में कोई फ़ायदा है नहीं है। पर चलो देखो ये कितनी सही सही इन्होंने डेकोरेशन करी हुई है। यहाँ पे मैं लॉक लगा देती हूँ तो बेटर है। देखो कितना बढ़िया है, आराम से, और स्टिचिंग कितनी बढ़िया दी हुई है। सही है यार ये तो, मतलब आई वुड रिकमेंड कि आना यहाँ पे। तो मैंने फिर वीगन चीज़ के बाद ना यहाँ पे एक ऑमलेट सा मंगवा लिया था, वीगन ऑमलेट, चिकपीस के साथ बना हुआ ऑमलेट है, साथ में ऐसा सैलड है, हेल्दी हेल्दी सा है। तो खाते हैं, पर लेकिन इसका टेक्सचर बिल्कुल भी ऑमलेट जैसा है नहीं है, क्योंकि वीगन है तो चिकपीस के साथ बना है, तो इतना बुरा है नहीं है, बट इतना अच्छा भी नहीं है। समय के हिसाब से ठीक है, जगह के हिसाब से सही है, और मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना। खान दे लिए तो हम जीते नहीं हैं, खाने के लिए तो हम जीते नहीं हैं, तो उस हिसाब से तो ठीक है। सॉरी बीच में मैं पंजाबी का भी ब्लॉग करके हटी थी, तो
हिंदी में भी थोड़ी सी पंजाबी निकल गई, बट और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना एज ए वेजिटेरियन। तो आज घूम नहीं पा रही हूँ मैं बिल्कुल भी, बारिश बहुत पड़ रही है, चेक इन हुआ नहीं है, लगेज भी है, तो चिकन में चलने का बिल्कुल मन नहीं है। तो यही खाया जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं फिर, है ना। तो पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया में मेरा पहला दिन सिर्फ खाने के साथ मेरे को यहाँ पे रखे हुए पैर 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली हो जाने, और मैं इसी कैफ़े में बैठी हुई हूँ क्योंकि बाहर बारिश काफ़ी हो रही है और बारिश में मेरा घूमने का बिल्कुल मन है नहीं है। छाता है मेरे पास पर लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, चेक इन करूँगी बिल्कुल लगेज सारा पड़ा है तो फिर ही फ़ायदा है। आने के बाद ना मैंने डिफ़िकल्ट डिसीजन ले लिया कि मैं छाता लेके यहाँ पे खड़ी हो गई बस की वेट करने। मैंने कहा चलो ईस्टर्न स्टेट पेनिनसुला चले ही जाओ, वहाँ पे ले जाओ लगेज, कहीं ना कहीं तो रखूँगी लगेज क्योंकि मेरा चेक इन है लेट, तो वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं। ऑलरेडी मैं वहाँ पे 2-2.5 घंटे आराम से रेस्टोरेंट में बैठ गई हूँ, तब भी मेरे पास टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं। तो यहाँ पर मैं बस में बैठी हूँ आराम से, कोई था नहीं बस में, और फिर मैंने पहुँच गई ईस्टर्न स्टेट पेनिनसुला और मैंने यहाँ पर करी थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग। और मैं सोच रही हूँ कि कितना बढ़िया फोर्ट्रेस सा बना रखा है यार उन्होंने, मतलब पेनिनसुला में, मतलब बीचों बीच बना रखा है सिटी के, और आसपास इतनी रोड चल रही है। तो यहाँ पे ये प्रिजनर्स को रखते थे किसी ज़माने में, कैसा होता होगा ना ये। तो बस मैं यहाँ पे लग गई थोड़ी बहुत चलने और सोचने और देखने के। मैंने कहाँ सोचा था कि मैं आज शायद ना कहीं जाऊँ देखने, और कहाँ भगवान मुझे ले आए पेनिनसुला देखने। तो कई लोग आते हैं यहाँ पे म्यूज़ियम्स और अंदर और चीज़ें देखने, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक प्रिजन वाली प्लेस। बट लेकिन चलो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, तो मैं तो इसी सोच को लेते हुए घुस रही हूँ अंदर। यहाँ पे देख लो कि ऐसे एक उन्होंने साइन लगाया हुआ है और उसके बारे में बताया हुआ है ईस्टर्न स्टेट पेनिनसुला के बारे में। और खुशकिस्मत हूँ कि ये ओपन है टूर्स के लिए भी, पर मुझे लग नहीं रहा कि अभी कोई भी टूर जो है वो इस टाइम शुरू होगा। पर मुझे इतना पता है कि यहाँ पे एक गाइडेड ऑडियो टूर आता है विद इन द टिकट प्राइस, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस देता है। बिकॉज वो पूरा प्रॉपर साइंस के साथ शुरू करते हैं, और जब तुम बिल्कुल शुरू होता है साथ में आप अपना वो ऑडियो सेट लगा लेते हो, और वो पूरा आपको बताता है कि आप कहाँ पे कैसे पहुँचे, यहाँ पे क्या था, किसका सेल था, क्या हिस्ट्री थी इसकी। तो एक बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव सा एक्सपीरियंस दे देता है, तो मैं उस एक्सपीरियंस के लिए, उसको जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे मैं चले जब चेक इन करवाया तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे जो अपना लगेज है ना उसके सामने एक प्रिजन सेल में उन्होंने रखवा दिया था, और वो फ्री चेक इन था। तो वो बढ़िया हो गया क्योंकि अदरवाइज़ लगेज के साथ यहाँ पे जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी पुरानी सी बिल्डिंग है, काफ़ी मेंटेन करी है उन्होंने, पर लेकिन इसके साथ लगेज में जाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे बारिश वगैरह भी हो रही है। तो ये सामने से ना मेरे को ऑडियो सेट मिल गया था, और ऑडियो टूर जो है मेरा यहाँ से शुरू हुआ है। तो मैंने यहाँ से शुरू किया, और यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऊपर मैंने ऐसे हेडफोन्स लगाए हैं, और ये मेरे को एक टूल सा दे दिया था जिसके ऊपर मैंने बटन्स वगैरह प्रेस करने थे, और ये बटन्स प्रेस करने के बाद मेरे को साइंस को फॉलो करना था। तो बस यहाँ पे वो मेरे को बताने लग गई ईस्टर्न स्टेट पेनिनसुला के बारे में, और यहाँ से मेरा टूर जो है वो शुरू हुआ, और यहाँ पे मुझे साइंस के को देखते हुए मेरे को आगे चलना था। यहाँ पे अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे जो है ड्यूरिंग द डे विज़िट में एडल्ट की जो फ़ीस है $21 है, सीनियर सिटीजन जो 62 से अबव है उनकी $19 है, और स्टूडेंट्स की वैलिड आईडी के साथ $17 है। बच्चों के लिए 7 साल के नीचे वालों के लिए $17 है, और सॉरी फ्री है एक्चुअली, 7 साल के नीचे वालों की, 7 से 12 वालों की $17 है। और बस मैंने देखा आजकल समर में एक इनका $28 का भी कुछ चल रहा है, तो वो भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो जो ईस्टर्न स्टेट पेनिनसुला के बारे में बात करें कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि मैं इसके बारे में काफ़ी देर से बोल रही हूँ कि मैं ऐसे गई हूँ, ऐसे जा रही हूँ, ऑडियो टूर है, बट एक्चुअल में ये है क्या। जो ईस्टर्न स्टेट पेनिनसुला थी ना, वो बहुत फेमस और एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रिजन वर्ल्ड में मानी जाती है, और एक तरह से ये काफ़ी, इसको सेल ब्लॉक्स के साथ इसको काफ़ी एक हॉन्टिक सी बिल्डिंग का नाम दिया जाता है। और उसके जो गार्ड टूर्स हैं जो आप अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था ऊपर ऐसे क्लॉक सा करके, वो अभी एम्प्टी पड़े हैं। और इसकी जो सीलिंग है वो पूरी ऐसे स्काई के साथ पूरी लिट होती है, और 85,000 जो लोग हैं इसके अंदर रहते थे, और इसकी एक बहुत ही बड़ी और लॉन्ग हिस्ट्री है जी। और बस जब मैं यहाँ से जा रही थी ना, तो मेरे को एक बहुत ही चिल सी और हॉन्टेड सा एक्सपीरियंस सा फील हुआ। कुछ ऐसा फील हुआ जैसे यहाँ पे कुछ बहुत ही लोगों की
जैसे ना कुछ बहुत ही बुरा हुआ होता है लोगों के साथ, ऐसे कुछ अजीब सी मुझे ईरी सी, मतलब आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब एक अजीब सी बेचैनी सी मुझे फील हो रही थी जब मैं ऐसे सेल ब्लॉक्स को देख रही थी। तो एक अलग सा ही मुझे माहौल सा लग रहा था, काफ़ी दुखद सा माहौल था, काफ़ी कैसे इसको मैं, मेरे को ना ऐसे बताना नहीं आ रहा है कि मतलब मैं क्या फ़ील कर रही थी, मतलब एक बहुत ही अलग ही तरह का एक्सपीरियंस फ़ील था, बड़ा अजीब। तो यहाँ पे एक उन्होंने मॉडल सा रखा हुआ था सेल का, कि एक्चुअल में ऐसा सेल का मॉडल है कि इस तरह से अंदर उन्होंने सेल ब्लॉक बनाए हुए हैं, उसको मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो मैं वही बता रही थी कि जैसे अभी मैं ऐसे सेल्स को देख रही थी और इधर ऐसे हॉलवे से चल रही थी और ऑडियो टूर को सुन रही थी ना, तो मुझे सच में ऐसे लग रहा था कि कितना ज़्यादा दुखद परिस्थितियों में ये लोग रहे थे और कैसे प्रिजनर्स रहे होंगे। कईयों ने तो बहुत ही घिनौने काम भी किए थे और कईयों ने कुछ इतने घिनौने काम करे भी नहीं थे उस ज़माने में, पता है, मतलब ऐसे लोग थे जिन्होंने पता नहीं कोई जूता चुरा लिया किसी का, उसको इसमें डाल दिया, मतलब ऐसे, मतलब कई तो ऐसे थे कि जिनके साथ धक्के से जिनको रखा हुआ है, तो उनकी जो स्टोरीज़ है ना वो सुन के ही कुछ अजीब सा हो रहा था यार, मतलब सही में मैं बताऊँगी। पर एक ऐसा एक्सपीरियंस जो है मैंने कभी आज तक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, कि मैं बोलूँगी कि यहाँ पे आना यार ज़रूर, तुम्हें वो चीज़ फ़ील करके ही पता चलेगा कि क्या फ़ील होता है। तो ऑडियो टूर्स में जो बताया था वो तो मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो तो मैं ये कहूँगी कि आप वहाँ पे जाके देखो, पर लेकिन इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि ये एक फॉर्मेंट सेक्शन है फिलाडेल्फिया में, उस सिटी में ये लोकेटेड है और ये 1829 से लेके 1971 तक ऑपरेशनल था। और इसको बेसिकली इसको एक तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ रिफॉर्म के ऊपर एम्फोसाइज़ किया जाता है रादर देन पनिशमेंट। ऐसे मैंने बोला था इतनी कुछ घिनौने काम भी नहीं किया हुआ था लोगों ने, फिर भी इन लोगों को डाला था। जैसे कि एक यहाँ पे मैं देख रही थी एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पे जो LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग हैं उनको डाला हुआ था। तो मतलब ये चीज़ें मतलब देख के अजीब सा फील होता है कि मतलब तब ये चीज़ें स्लेवरी और ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन थी और उस चक्कर में लोगों को नाजायज़ ही डाला हुआ प्रिजन्स में, तो थोड़ा नहीं, मुझे तो बहुत ही फ़ील हो रहा था। तो ये देखो ऐसे सेल्स थे और यहाँ पे देखो उन्होंने ऑक्यूपेंसी का साइन भी डाला हुआ है कि एक ये भी पुराना सेल ब्लॉक है जिसको वो शायद इतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर। और यहाँ पे ना जो ये प्रिजन के डोर हैं वो ना काफ़ी छोटे बनाए हुए थे और ये ज़बरदस्ती जानबूझ के बनाए हुए थे ताकि इतने छोटे के प्रिजनर्स को ना झुक के जाना पड़े, ताकि वो ना ऑफिसर्स के ऊपर ना अटैक ना कर सकें। तो वो भी मतलब देखो किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ था। और जो इनमेट्स यहाँ पे रहते थे ना उनको सेल्स में रखा हुआ था, जैसे तो आपको पता ही है जो सेल्स की मैं स्टोरी बता रही थी। और एक छोटा सा एक्सरसाइज यार्ड था जो कि प्रिजन्स के साथ अटैच था और इतना ही लास्ट था कि बस मील्स उनको मिल सके और सेल ब्लॉक्स में उनको मील्स जो है उनके जो खाने का सामान है वो पहुंच सके। पर लेकिन जो डिज़ाइन था ना वो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल सा लगा था, इसीलिए कंस्ट्रक्शन के बीच में ना उन्होंने जो सेल्स थे वो थोड़े इस तरह से कंस्ट्रक्ट करे कि प्रिजनर्स एटलीस्ट अंदर बाहर तो जा सके मेटल डोर्स के साथ। तो इसलिए बीच में आप मेटल डोर्स भी देख सकते हो जो कि एक हैवी वुडन डोर के साथ फ़िल्टर आउट करता था जो भी कोई भी नॉइज़ वगैरह आसपास आती थी। और एक जो सेल्स है ना उसमें कंक्रीट की एक सिंगल सी ग्लास की ऐसे ऊपर से ना रोशनी आने के लिए, जिसको स्काईलाइट बोलते हैं, वो करी जाती थी क्योंकि उसको उन्होंने बोला था कि आई ऑफ गॉड है, कि भाई भगवान की आंख है। और यहाँ से वो सजेस्ट होता था कि जो भगवान है वो तुम्हें हमेशा वॉच कर रहा है, तो तुम भगवान से डर के रहो। तो मतलब भगवान में तो वो लोग भी मानते ही थे। तो जो ओरिजिनल इनका सेल का डिज़ाइन था ना तो उसमें बेसिकली 7 एक स्टोरी के सेल ब्लॉक्स थे, पर जब तक हमारा जो सेल ब्लॉक है वो कंप्लीट हुआ था तीसरा वाला, तो अब प्रिजन जो था वो ना बहुत ज़्यादा ओवर कैपेसिटी हो गया था, इसलिए फिर उसको 2 फ्लोर्स में उन्होंने बनाया कि एक और स्टोर जो है वो अटैच करके सेल ब्लॉक 14 और 15 बनाया ताकि जो ओवर क्राउडिंग है उसको वो बचा सके। और जो सेल ब्लॉक 15 था ना वो बिल्कुल ही सबसे गंदे और घिनौने जो प्रिजनर्स थे ना, जो बिल्कुल सही से बिहेव नहीं करते थे, उनको रखा जाता था। और जो गार्ड्स थे ना वो वहाँ पे हमेशा गेटेड रहते थे। तो यहाँ पे मैं 2nd फ्लोर पे जाके दिखाती हूँ कि 2nd फ्लोर से किस तरह से दिखता है। और यहाँ से तो मतलब मैंने जब देखना शुरू किया ना, यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगी तो इतना ही अलग सा मंज़र लगता है ना, मतलब एक अलग सा ही नज़ारा सा दिखता है। और जो यहाँ पे इनमेट्स रहते थे, जो यहाँ पे प्रिजनर्स रहते थे, या जहाँ पे जो जिन्होंने गलत काम किए होते थे वो रहते थे, तो उनको इंडिविजुअल ट्रीटमेंट सिस्टम दिया जाता है कि मतलब हर इंसान को हर एक उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये देख सकते हो 2nd फ्लोर, ये 2nd फ्लोर जो है वो अटैच हुआ था ताकि वो बहुत ज़्यादा
क्राउडेड ना हो। तो इस पेनिशनरी का ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक विजन कह लो थी कि इसमें ना जिस प्रिजनर्स को सिर्फ पनिश नहीं करा जाता था, इसमें इस मोटिव से रखा जाता था कि जो क्रिमिनल है ना वो अपने काम को सोचें और देखें कि हमने क्या गलत किया है, और उसको एक स्पिरिचुअल एंगल से, एक भगवान के एंगल से, एक रिलीजियस एंगल से रिफ्लेक्ट करके अपने आप को चेंज किया जाए। तो यही इस प्रिजन का ना बहुत बड़ा मोटिव था, और ये यहाँ पे काफ़ी जगह पे झलकता भी है। तो यहाँ से मैं दिखा रही हूँ कि वो जो गार्ड टावर्स थे वो ऐसे थे, और ये बाहर से ऐसा नज़र आता है। और बेसिकली यहाँ पे एक रिफॉर्म के नज़रिए से देखा जाता था कि जो लोग हैं वो एक तरह से चेंज हो जाएंगे, और उनको फिर हम दोबारा से एक डिफरेंट जगह पे रखेंगे। और यहाँ पे काफ़ी स्टोरीज़ भी हैं जहाँ पे एक्चुअली में प्रिजनर्स को बाहर भी निकाला गया है। यहाँ पे बाहर ना ये बिग क्राफ्ट नामक एक चीज़ है। तो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने ये बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ना कितने प्रिजनर्स जो हैं वो रखे गए हैं, कैसा प्रिजनर्स का स्टाइल है, और कितने ज़्यादा लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है, कितने लोगों को किस तरीके से पनिशमेंट दी जाती है। तो यहाँ पे देखो ये यूएस का प्रिजन सिस्टम बताया हुआ है, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ का प्रिजन सिस्टम इन्होंने कंपेयर किया हुआ है, और यहाँ पे पूरा ग्राफ वाइज उन्होंने बताया था। और यहाँ पे एक एग्जिबिट लगी हुई थी जिसमें पूछा था कि क्या तुमने कभी अपने लॉ को ब्रेक किया है, अगर हाँ किया है तो वो पूरा उसको वॉक थ्रू करते थे, और अगर नहीं किया था तो उन्होंने लिखा था भाई ये तो बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है, बहुत ही अलग ही डिफरेंट सी चीज़ है कि तुमने कभी किसी को कोई गलत काम किया ही नहीं है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने पूरा एक बनाया हुआ था। यहाँ पे ये एक्सरसाइज का यार्ड है। बेसिकली एक्सरसाइज का यार्ड मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों को बेसिकली मारा जाता था, उनको डेथ दी जाती थी। तो ये एक यार्ड है, इसको भी देख के एक अलग सी ही मुझे फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे पूरा ऑडियो टूर मुझे बता रहा था कि यहाँ पे कैसे प्रिजनर्स को मारा गया और कैसे कैसे प्रिजनर्स थे। और यहाँ पे बिल्कुल ही घिनौने से प्रिजनर्स रहते थे, जो बहुत ही थोड़े मेंटली भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा घिनौने काम जिन लोगों ने किए थे वो प्रिजनर्स यहाँ पे रहते थे। और इसको तो देख ही सकते हो कि किस तरह से है। पता नहीं यहाँ पे कितने लोगों को उन्होंने दफनाया होगा, कितने लोगों को उन्होंने सूली पे चढ़ाया होगा, पता नहीं कैसा सा माहौल होगा, है ना। और यहाँ पे एक ऐसी एग्जिबिट थी जहाँ पे ना थोड़ा एक म्यूज़िक सा चल रहा था पीछे, और वो म्यूज़िक के पीछे भी एक बहुत ही डिफरेंट सी एक कहानी थी जो कि मेरे अभी जो मैं दिखा रही थी उसके पीछे रह गया था। और यहाँ से जब मैं थोड़ा बाहर निकलने लगी और मैंने बाहर जाके जब देखा कि अभी भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा एक अलग ही अजीब सा माहौल है, एक बहुत ही पूरी रोंगटे खड़े करने वाला माहौल था। और यहाँ पे उन्होंने पूरी जो एग्जिबिट्स है उसमें दिखाई गई हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे मेटल की बिल्डिंग थी, और यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक शॉक की भी एक चेयर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था लोगों को। फिर उन्होंने बाहर एक ग्रीन हाउस बना रखा था, ग्रीन हाउस में भी उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे क्या किया जाता है। और यहाँ पे ना किताब के अंदर ना उन्होंने एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम छुपा के रखा हुआ था प्रिजनर्स ने, और इस तरह से वो कम्युनिकेट करते थे। और ये जो है मैं बता रही थी कि यहाँ पे LGBTQ+ वाले जो बेसिकली एक प्रिजनर है वो उन्होंने रखा था, और उसकी पूरी स्टोरी जो है वो उन्होंने एक आर्टिस्ट को लाकर बनाई हुई थी। तो बस मतलब बहुत ही अलग अलग स्टोरी थी, एक अलग अलग सेल की, उसमें अलग अलग से उन्होंने एग्जिबिट से एक अलग अलग से उन्होंने एक तरह से बना की चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि उन्होंने पूरा दिखाया हुआ था कि उनकी एसेंशियल्स चीज़ें, उनकी जो बाथरूम में जाने के लिए जो टावल वगैरह है उसका क्या है, ये इलेक्ट्रिक चेयर थी जहाँ पे उसको शॉक वेव देते थे। ऊपर से सीलिंग्स देख लो कि कितनी ज़्यादा पुरानी थी, उनको पूरा उन्होंने प्रिजर्व करने की कोशिश करी हुई है कि किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है। सारा फर्नीचर और ये ऐसे आर्ट की चीज़ें लगाई हुई हैं, हर एक चीज़ एक अलग ही स्टोरी उस सेल में रहने वाले प्रिजनर की एक अलग ही दास्तां, अलग ही कहानी बताती है। और बाहर जब मैं निकली और बाहर जब मैंने इस टूर को ख़त्म किया, तब मैंने सोचा कि आज मैंने एक बहुत ही रोमांचक सफ़र तय किया है।